2 अक्टूबर से शुरू हुई गांधी भितिहरवा आश्रम पश्चिम चंपारण से शुरू हुई ये जन सुराज पद यात्रा, उसके करीब करीब आज 82 दिन 82 डेज हो गए। उसी क्रम में मैं आपके ज़िले शिवहर में पिछले कुछ दिनों से हूँ। आज कल शाम में शिवहर शहर पहुँचे हैं, उसी क्रम में आपसे मुलाकात हो रही है। मैं संक्षेप में अभी तक का जो अनुभव रहा है वो साझा करूँगा, उसके बाद आपके प्रश्न आप लेंगे। जो बिहार की समस्याएं हैं, ज़्यादातर समस्याएं जिला स्पेसिफिक अगर आप हटा दें तो सामान्य तौर पर लोगों को पता है, गरीबी है, बेरोजगारी है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है, उद्योग धंधे नहीं है, बाढ़ की समस्या है, नहरों से खेतों को पानी नहीं है। ये जनरल जानकारी तो सबको है ही, भ्रष्टाचार, अफसरशाही वगैरह। लेकिन जो हम लोग पैदल चल रहे हैं गांव देहात पंचायत में जब जाते हैं तो कुछ बातें ऐसी भी पता चलती हैं, जो कुछ क्या बहुत सारी ऐसी बातें पता चलती हैं जो वहाँ के पंचायत की, वहाँ के ब्लॉक की या वहाँ के ज़िले की स्पेसिफिक है। तो मैं शुरुआत करूँगा रोजगार से। रोजगार बहुत बड़ा मामला है। पिछले 80 दिनों में मैं जहाँ पर भी गया हूँ, गांव के गांव एक अनुमान हम लोग का ये है कि 50 से 60% गाँव का जो नवयुवक है वो कहीं ना कहीं रोजगार के लिए राज्य से बाहर जाकर काम कर रहा है। ये पश्चिम चंपारण में भी दिखा, पूर्वी चंपारण में भी दिखा और शिवहर में भी दिखा, लेकिन शिवहर में इसकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ पर जो गरीबी या बेरोजगारी का आलम है वो दोनों चंपारण के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा है। उसकी एक वजह लोग जो समझ में आ रही है, लोगों ने बताया कि जो थोड़ी बहुत भी कृषि की सुविधा, किसानी की सुविधा, खेती करने वालों की सुविधा दोनों चंपारण में है, वो शिवहर में नहीं है। एक आंकड़ा हम लोगों ने देखा, यहाँ शिवहर एकमात्र जिला ऐसा है पूरे बिहार में जिसमें सिर्फ 1% जमीन सिंचित है। एस्योर्ड इरिगेशन की सुविधा सिर्फ 1% जमीन को है। कृषि योग्य भूमि का सिर्फ 1% भूमि ऐसा है जिसमें एस्योर्ड इरिगेशन की सुविधा। इरिगेशन यहाँ है ही नहीं। ज़्यादातर जिलों में, जैसे दोनों चंपारण में आप नहरों का जाल देखेंगे, वो नहर काम नहीं कर रहा है, लेकिन वहाँ प्रयास किया गया है। पहले कभी किसी समय कालखंड में वहाँ नहर बनाए गए हैं। शिवहर में नहर कहीं नहीं है। और आंकड़ों में भी, सरकार के आंकड़ों को भी मैंने जब दिखवाया तो पता चला कि 1% जमीन जो है वो सिंचित है, एस्योर्ड इरिगेशन है। दूसरी जो समस्या यहाँ पर है, ये 54% जिला बाढ़ इफेक्टेड है। एज पर द गवर्नमेंट डेटा 54% जो शिवहर का हिस्सा है वो उसमें बाढ़ किसी न किसी तरीके कभी न कभी आता है। तो बाढ़ की फ्रीक्वेंट बाढ़ और एस्योर्ड इरिगेशन के न होने से जो थोड़ी बहुत खेती से पर लोग जुड़े हुए हैं वो भी यहाँ पर स्थिति खराब है। हालांकि लोग यहाँ खेती करते हुए दिखे, हर जगह जमीन उपजाऊ है, लोग खेती भी कर रहे हैं, लेकिन वो मान कर चलते हैं कि एक फसल हमारी बाढ़ में बर्बाद होगी, और जो बाढ़ से के अलावा जो रबी की खेती है उनको पूरी तरीके से अपने पंपिंग सेट वगैरह पे उनको आश्रित रहना है। इसी वजह से खेती यहाँ पर लाभदायक बिल्कुल ही नहीं है। पूरे बिहार में नहीं है, लेकिन शिवहर में और हालत खराब है। और उसका रिजल्ट ये है कि बड़े पैमाने पर लोग हर घर से पलायन करते हैं रोजी रोजगार के लिए। दूसरी जो व्यवस्था जिसको लेकर पूरे बिहार में चर्चा है वो शिक्षा की। मैं समझता हूँ कि नीतीश कुमार जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना, ये उनके 17 साल के कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय है। ऐसा इसलिए कि अगर रोड खराब है या सिंचाई की सुविधा नहीं है या अस्पताल नहीं है तो कल एक अच्छी सरकार अगर आ जाए तो शायद वो चीज़ें बनाई जा सकती हैं। लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त हो जाने की वजह से पिछली 2 पीढ़ी जो स्कूल और कॉलेज से पढ़कर निकल गए, अगर कल एक अच्छी सरकार बिहार में आ भी जाए तो भी अब वापस में जाकर वो लोग स्कूली शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो पूरी 2 पीढ़ी बर्बाद हो गई बिहार की। और खासकर पिछले 5-6 सालों में शिक्षा व्यवस्था में जो मैं गिरावट देख रहा हूँ, क्योंकि मैं 14-15 में यहाँ आया था, उस समय शिक्षा व्यवस्था को लेकर अभी वो मरमरिंग शुरू हुई थी, हंगामा शुरू हुआ था। लेकिन अब तो जैसे एक तरह से समाज ने और लोगों ने गिव अप कर दिया है। सरकारी शिक्षण संस्थाओं की जो इमेज है उसको लेकर जो परसेप्शन है वो सिर्फ खिचड़ी बांटने वाला सेंटर, और कॉलेज का जो परसेप्शन है वो ये है कि
यहाँ पर डिग्री बढ़ती है। आप एडमिशन ले लीजिए, एडमिट कार्ड लेकर परीक्षा दे दीजिए और डिग्री ले लीजिए। पढ़ाई ना कॉलेज में हो रहा है ना स्कूल में हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था को लेकर जो चीज़ें मैंने चंपारण में देखी, कमोवेश वही स्थिति मुझे शिवहर में दिखा। सबसे बड़ी परेशानी है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब स्कूल की बिल्डिंग, हाथे वगैरह, क्लासरूम्स, उसका और शिक्षकों और बच्चों, इन तीनों का समायोजन न होना। मतलब जहाँ पर बिल्डिंग है वहाँ पर शिक्षक समुचित संख्या में नहीं है, जहाँ शिक्षक हैं वहाँ बिल्डिंग नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे नहीं है। तो ये तीनों चीज के समायोजन के न होने की वजह से बिहार की शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से कोलैप्स कर गई है। मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों ने शुरुआती सजेशन भी दिए हैं, जब समय आ गया है कि बिहार में सरकार ये समतामूलक शिक्षा व्यवस्था के पीछे पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने के बजाय एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसमें कम से कम प्रखंड के स्तर पर 1-2 विश्व स्तरीय, न भी सही तो कम से कम बेहतर स्कूल, 1-2 स्कूल भी अगर बेहतर बनाया जाए और फिर मोबिलिटी के जरिए मोबिलिटी प्रोवाइड करके बच्चों को ये सुविधा दी जाए ताकि लोग उन स्कूल में आ सके। एक प्रखंड का पेरीफेरी जो है वो 10, 12, 15 किलोमीटर होता है। शहरों में अगर आप देखेंगे हर बच्चा, हर परिवार अपने बच्चे को बस स्कूल बस में भेजता है, 5-10 किलोमीटर भेज सकता है। तो हम लोग जो ब्लूप्रिंट अभी बना रहे हैं उसमें पहली सोच ये है कि शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक 10 साल का नजरिया बनाया जाए और पहले साल, हर साल 500 स्कूल, मतलब हर प्रखंड में कम से कम एक विश्व स्तरीय व्यवस्था बनाई जाए। जो अभी हम लोग सरकार 30-40 हजार करोड़ रुपया हर साल खर्च कर रही है और उससे एक भी विद्यार्थी को फायदा नहीं हो रहा है। हम लोग की सोच ये है कि 1/3 बिहार का जो बजट है वो विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थाओं को बनाने में, स्कूल्स को बनाने में खर्च होना चाहिए और 2/3 जो पैसा है उसको एग्जिस्टिंग व्यवस्था को सपोर्ट करने में लगाना चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि अगर आप 10-15 हजार करोड़ रुपया नए विश्व स्तरीय स्कूल बनाने में लगाएंगे तो हर साल, अभी तक का अनुमान है कि नेतरहाट जैसे विद्यालय हर साल आप हर प्रखंड में कम से कम एक, और थोड़ी और व्यवस्था अभी अगर उसको ठीक से सोच कर बनाया जाए तो हर प्रखंड में 2 बनाया जा सकता है। तो अगर हर प्रखंड में आप 2 ऐसे स्कूल भी बना दें, एक आवासीय और एक नॉर्मल, और बस की मोबिलिटी प्रोवाइड कर दें विलेजर्स को, तो कम से कम शुरुआती दौर में, क्योंकि पूरी शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए पंचायत के स्तर पर उस तरह के स्कूल बनाने में आपको 10 साल का समय लगेगा। तो हम लोग की सोच ये है कि सरकार को भी ये देखना चाहिए कि कम से कम प्रखंड के स्तर पर एक नेतरहाट जैसा या सबलतुल्ला जैसा विद्यालय जरूर बनाया जाए और एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो आवासीय न हो। अगर प्रखंड के स्तर पर 2 ऐसे विद्यालय बनाने हो तो करीब करीब 10 से 15 हजार करोड़ का खर्च होगा और हर साल अगर आप 10 हजार करोड़ रुपए शिक्षा व्यवस्था में लगाते जाएंगे, जो कि अभी के एग्जिस्टिंग बजट को ही अगर आप मानकर चले, तो आने वाले 10 साल में आपके हर पंचायत में ये स्कूल हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार का 17 साल का आप शासनकाल देख लें, हर साल उन्होंने 300-400 स्कूल भी ऐसे बनाए होते तो आज 17 साल में 5-6 हजार ऐसे स्कूल बन गए होते। तो हम लोग की सोच ये है कि शिक्षा व्यवस्था इतनी बुरी हो गई है कि सिर्फ ये बात करना कि शिक्षकों की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उससे बात नहीं बनेगी। इट इज टाइम कि गवर्नमेंट ड्राइंग बोर्ड पर जाए, हर प्रखंड में एक विश्व स्तरीय विद्यालय बने। शिक्षकों की संख्या को लेकर जो हम लोग सोचते हैं, जो अभी हम लोग का कैलकुलेशन है, करीब करीब 9-9.5 लाख शिक्षकों की जरूरत है बिहार में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए। अभी सरकार के पास करीब 4-4.25 लाख शिक्षक हैं। जो शिक्षक हैं उनकी योग्यता और उपयोगिता पर भी प्रश्न चिन्ह है, लेकिन अगर एक बार को मान भी लिया जाए कि जो शिक्षक हैं वो ठीक है, तो भी आपको हर सब्जेक्ट में हर स्तर पर बेहतर शिक्षा प्रोवाइड करने के लिए करीब करीब 9-9.5 लाख शिक्षकों की जरूरत है। तो ये पूरी जो मैं समझ मेरी अभी तक की बनी है, अभी तो पूरा बिहार घूमना है, कि शिक्षा व्यवस्था में रिसोर्सेज का समायोजन न होना, सरकार का ध्यान उस पर न होना, बिल्डिंग्स हैं, बड़े बड़े कंपाउंड हैं, जरूरत इस बात की है कि प्रखंड के स्तर पर कोई 1 या 2 ऐसी बड़ी बिल्डिंग, बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला लिया जाए, उसको अपग्रेड किया जाए और सारे बेहतर शिक्षकों को वहां लगाया जाए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा वहां प्रोवाइड की जाए और लोगों को बस से या किसी दूसरे छोटे व्हीकल से मोबिलिटी दी जाए ताकि लोग अपने बच्चों को वहां भेज सके। कम से कम शुरुआती कदम यही होना चाहिए। तीसरी बात जो स्वास्थ्य को लेकर लोग कहते हैं, अभी तक मैं जहां घूम रहा हूं, चूंकि मैं गाँव में जाता हूं, तो कोई भी ऐसा ही स्वास्थ्य की फैसिलिटी मुझे नहीं दिखी जहां पर कि डॉक्टर, बिल्डिंग, हॉस्पिटल, मरीज हो। करीब करीब 99% लोग
ग्रामीण चिकित्सकों पर या प्राइवेट चिकित्सकों की सेवा पर ही अपने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए निर्भर हैं। शिवहर में भी यही स्थिति है। कमोवेश सारे लोग ग्रामीण चिकित्सकों और प्राइवेट चिकित्सकों पर आधारित हैं। चूंकि मैं ब्लॉक हेडक्वार्टर पे अनुमंडल या जिले के अस्पताल में गया नहीं हूँ, तो उस पर मैं टिप्पणी नहीं करूँगा, शायद वो बेहतर हो। लेकिन पंचायत के स्तर पर जहाँ पर कि सब सेंटर, पीएचसी और रेफरल हॉस्पिटल का जाल होना चाहिए था, वो पेपर पर बड़ी संख्या में है, लेकिन नीचे स्तर पे कहीं गाय भैंस बांधा हुआ है, कहीं कुत्ते घूम रहे हैं, कहीं वो खाली पड़ा हुआ है, कोई हॉस्पिटल चल नहीं रहा है। रोजगार, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के बाद जो बड़ी बातें 2-3 देखने को मिलती है, वो है 2 ऐसे विषय हैं जिस पर कि हम लोगों को सामान्य तौर पर बिहार के लोगों को लगता है कि इन 2 क्षेत्रों में सुधार हुआ है। वो है एक सड़क और दूसरा है बिजली। बिजली को लेकर मैं जरूर कहूंगा कि जहां पर भी हम लोग गए हैं हर जगह बिजली आ गई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। लेकिन उसमें एक बड़ी समस्या जो लोग बता रहे हैं, जो हम लोग सुन रहे हैं गाँव में, वो है गलत बिजली बिल का आना। शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां मैं गया हूं, ये चंपारण में भी था और शिवहर में भी मेरे पास लोगों ने बिल दिए हैं, अपने पेपर जमा किए हैं, वीडियो हम लोगों ने बनाए हैं। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि बिजली का बिल 2000 से 70,000 तक लोगों के बिल आए हैं, लोगों ने अपना बिजली बिल दिखाया है। तो ये समस्या आने वाले कुछ महीनों और सालों में बढ़ने वाली है। लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़े पैमाने पर गलत बिजली बिल आ रहे हैं। सड़क की जहाँ तक बात है, बिल्कुल नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे में सुधार है, दिख रहा है। लेकिन ग्रामीण सड़कों की हालत करीब करीब लालू जी के जंगल राज का जो कालखंड था वैसी ही है या उससे भी बदतर है। कोई भी ऐसा गांव मुझे अभी तक नहीं मिला जहां मैं पैदल चला हूं। 2-4 गांव एक्सेप्शन के तौर पर, अपवाद के तौर पर छोड़ दे, जहां पर कि गांव के अंदर की सड़क ठीक है। आप लोग भी पत्रकार हैं तो आप लोग घूम ही रहे, रोज देखते होंगे। इसके अलावा 2-3 बड़ी योजनाएं जो 7 निश्चय का हिस्सा था, उसकी मैं चर्चा करना चाहता हूं। बहुत लोग भूल गए हैं कि 7 निश्चय में पहला एक वादा था कि जो बेरोजगार है बिहार में 18 से 35 साल के हर बेरोजगार को महीने का 1000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा जब तक उसको रोजगार न मिल जाए। तो अभी तक मैं 80-82 दिन में कोई ऐसा युवक मुझे नहीं मिला, नवयुवक नहीं मिला जिसको ये भत्ता मिला है। जहाँ तक मैं समझता हूँ शायद इसको सरकार ने योजना शुरू ही नहीं की, या किया होगा तो किसी को तो पैसा मिला नहीं। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड को भी शुरुआती, जो मैं जब 2014-15 में मैंने देखा, 15-16 में कुछ लोगों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिला था, लेकिन अब करीब करीब वो बात भी समाज के भी मानस पटल से और एडमिनिस्ट्रेशन के भी प्रायोरिटी से वो चीज़ हट गई है। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड पाने वाले लड़कों की संख्या भी करीब करीब नगण्य है। तीसरी बड़ी योजना है नल का जल की योजना। पश्चिम चंपारण में 90% से ज़्यादा नल जल योजना या तो चली नहीं या बनी तो चल नहीं रही अभी। पूर्वी चंपारण में स्थिति मुझे थोड़ी बेहतर दिखी। वहाँ 60-70% नल जल योजना जो है वो नहीं चल रही है, मतलब 25-30% योजना चल रही है। पश्चिम चंपारण में करीब 10% या उससे कम, पूर्वी चंपारण में 25% या उससे कम। शिवहर में कमोबेश स्थिति फिर वही पश्चिम चंपारण वाली है। यहाँ नल जल योजना 100 में 90 खराब है या नहीं चल रही है। एक और जो बड़ी योजना जिसकी चर्चा हर जगह है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का है, शौचालय का, ओडीएफ का। ओडीएफ पूरी तरह से फॉल्स है। जितने गांव में हम लोग पैदल चलकर आ रहे हैं, जब पैदल ही चल रहे हैं तो कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। खुले में शौच आज भी ज़्यादातर गाँव की सच्चाई है। महिलाएं मिलती हैं, झुंड की झुंड मिलती हैं, जो ये बताती हैं कि उनको शौचालय के लिए पैसे नहीं मिले, या अगर मिले हैं तो 2000 रुपये, जो एक फिक्स रेट मुझे समझ में आया दोनों चंपारण और शिवहर में अभी तक, कि 2000 रुपये आप अधिकारियों को दीजिए और शौचालय के 12,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। शौचालय आप बनाते हैं, उपयोग में लाते हैं या नहीं लाते हैं, ये आपका डिसीजन है। तो नीतीश कुमार जी का शौचालय और केंद्र सरकार की ओडीएफ योजना, ये पूरी तरीके से हम लोग को लगता है कि ये पेपर पर है, ये काम कहीं हुआ नहीं है। एक और जो बड़ी योजना अभी चल रही है केंद्र सरकार की, प्रधानमंत्री अनाज वाली योजना है, गरीब कल्याण योजना जो है, जिसमें 5 किलो अनाज लाभार्थी को मिलना है हर महीने। ये बात भी दोनों चंपारण में मुझे दिखी, शिवहर में भी यही है। लोगों को एक्चुअली 5 किलो के बजाय 4 या 4.5 किलो ही अनाज मिल रहा है,
और उसकी वजह जो मुझे समझ में आई है लोगों से बात करने के बाद, जो जन वितरण प्रणाली का दुकान चलाने वाले सैकड़ों लोगों से मैं मिला हूँ 80 दिन में, हर क्विंटल पे प्रति क्विंटल 40 रुपया जो जन प्रतिनिधि और ऑफिसर हैं वो हर महीने उसमें से पैसा लूट हो रहा है। और मैंने अभी ट्वीट भी किया है कुछ दिन पहले, जन स्वराज के हैंडल से लोगों ने ट्वीट किया है, हर महीने प्रखंड के स्तर पर बड़े प्रखंडों में करीब 20,000 क्विंटल अनाज आता है और हर क्विंटल पर 40 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है। और इसमें विधायक से लेकर निचले स्तर के जनप्रतिनिधि और सरकारी अफसर मिलकर इस पैसे का हर महीने सिस्टमेटिक तरीके से बंटवारा कर रहे हैं। यही कारण है कि जन वितरण प्रणाली से लोगों को 5 किलो के बजाय 4 किलो या 4.5 किलो ही अनाज मिल रहा है। तो ये दो जो बड़ी योजनाएं हैं इसका मैंने आपको ब्यौरा दे दिया। बाकी यहाँ पर जो मनरेगा है वो शिवहर और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में बिल्कुल पूरे राज्य के स्तर पे आंकड़े बताते हैं कि 100 में 40%, मतलब पूरे भारत में मनरेगा का यूटिलाइजेशन बिहार में सबसे कम है। अगर 10,000 करोड़ रुपए लाकर मनरेगा की सुविधा दी जा सकती है, लोगों को रोजगार दिया जा सकता है, मजदूरी का अवसर दिया जा सकता है, तो उसके एवज में बिहार में सिर्फ 39 रुपए, पिछले 3 सालों का औसत है 39 रुपए, 39 रुपीज। उसमें भी पूर्वी चंपारण सबसे निचले स्तर पर है जहां सिर्फ 33%, शिवहर का भी आंकड़ा करीब करीब वही है। तो हम लोग मनरेगा की बात न नीचे सुन रहे हैं, न कोई किसी को मनरेगा के अंतर्गत काम करते हुए देखा। एक अंतिम बात जो इंदिरा आवास योजना की है, बड़े पैमाने पर जहां पर भी आप जाएं वहां लोग आवास की मांग करते हैं, इंदिरा आवास योजना की बात करते हैं। जो समझ में बात आई कि ज्यादातर लोगों को जिनका घर बना हुआ है वो इंदिरा आवास योजना में शुरुआती दौर में, जब आज से वर्षों पहले 20,000 रुपये मिलता था, उसी के तहत उनके आवास बने हुए हैं। ये जो नई योजना शुरू हुई है जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना में 1,40,000 रुपये मिल रहा है, इसमें ज्यादातर लोगों को बेनिफिट नहीं मिला है। जो जनप्रतिनिधि हैं वो भी अपने आप को लाचार बताते हैं। लेकिन एक बात सच्चाई है कि जिसको भी 1,40,000 मिल भी रहा है उसमें सिस्टमेटिक तरीके से 20,000 से लेकर 40,000 रुपए तक पैसा पीसी के नाम पर, भ्रष्टाचार के नाम पर जनप्रतिनिधियों और अफसरों के बीच में बांटा जा रहा है। इसके अलावा पूरे पदयात्रा के दौरान जो सबसे ज्यादा हम लोग शब्द सुनते हैं, एक बात जो दिख रही है, सरकार के प्रति उदासीनता। एक तरीके से लोगों ने गिव अप कर दिया है कि इस सरकार से तो कुछ नहीं होगा। मुझे बहुत रेयर भी कोई ऐसा नहीं मिलता है कि जो ये बताए कि भाई सरकार आई है, देखिए अब आगे क्या करते हैं या आगे कुछ अच्छा होगा। जो भी मिलता है वो यही कहता है भाई इनसे तो कुछ होगा नहीं। एक जो बड़ी समस्या जिसका मैंने अभी तक जिक्र नहीं किया वो है खाद की कालाबाजारी, जो सबसे ज्यादा अफसरशाही, भ्रष्टाचार, पीसी, इन तीन के बाद जो सबसे ज्यादा बड़ी लोगों ने कंप्लेंट किया है वो है यूरिया की अनुपलब्धता या उसकी कालाबाजारी। यूरिया लोगों को 500 से 1,200 रुपए तक में खरीदना पड़ रहा है। अभी मैं जब पीछे घूम रहा था तो धान के फसल के दौरान लोग की क्या दिक्कत हुई वो लोग बता रहे थे। अब गेहूं की बुआई हो गई है, लोग घूम रहे, मारे मारे फिर रहे, यूरिया मिल नहीं रहा है। पोटास पर, डीएपी पर 500 रुपए से 800 रुपए ब्लैक होना, और इसके साथ साथ शिक्षा का ध्वस्त होना। ग्रामीणों के लिए ये जो तीन बातें हैं, रोजगार, शिक्षा और कृषि में कृषि की सुविधा न हो पाना, विशेष करके खाद बीज का समय पर न मिलना या उसकी कालाबाजारी होना। मोटे तौर पर ये बातें अभी तक हम लोग को सुनने समझने को मिली है। बाकी अब आप लोग के जो प्रश्न है वो आप कर सकते हैं। सर, जैसे आपने बताया कि द स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन हैज बीन गोइंग डाउन एंड डाउन नाउअडेज। आजकल शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे की ओर गिरती हुई जा रही है। इसका समाधान कैसे हो सकता है? नहीं, समाधान की सबसे बड़ी बात तो ये है कि सरकार के नजरिए में शिक्षा को लेकर, शिक्षा के प्रति जो सरकार का नजरिया है, शिक्षा सरकार की ऐसा देखने से लगता है कि सरकार की प्राथमिकता में है ही नहीं। न सरकार, अभी जैसे मैं आपसे पूछूं, पिछले 1 साल में शिक्षा को लेकर कोई उच्च स्तरीय बैठक, कोई नई योजना, कोई नया प्रयास हुआ ही नहीं। सरकार मानकर बैठी हुई है कि जैसे शिक्षा व्यवस्था है इससे इसको बेहतर नहीं बनाया जा सकता है। समाधान का जहां तक सवाल है, मैं आपको बता रहा था कि जो 40,000 करोड़ रुपए करीब करीब पब्लिक का, जनता का पैसा शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है,
वो बिल्कुल ही एक तरह से इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन, ये पानी में पैसा जा रहा है। इसके बजाय ज़रूरत इस बात की है कि सरकार फिर से ड्राइंग बोर्ड पर जाए और कुछ नई शुरुआत हो, जिसमें कि समता मूलक शिक्षा के नाम पर हर गांव में स्कूल और शिक्षक पेपर पर प्रोवाइड करने के बजाय, जैसे आप देख रहे हैं पूरी शिक्षा व्यवस्था, सारे विद्यालय उत्क्रमित विद्यालय हैं, वो पेपर पर ही उनको प्राथमिक को उच्च विद्यालय बना दिया, उच्च माध्यमिक बना दिया, माध्यमिक को उच्च बना दिया। उसका कोई फायदा नहीं है। आपने पेपर पर सब सुविधा प्रोवाइड कर दी, ना उन विद्यालयों में वो सुविधा है, ना वहाँ पर शिक्षक हैं, ना वो शिक्षकों की कोई ट्रेनिंग है, ना उन विद्यालयों में बच्चे जा रहे हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि कई राज्यों में भी ऐसा हुआ है और दुनिया में ऐसे बहुतेरे एग्जाम्पल हैं कि हर गांव में, हर पंचायत में स्कूल बनाने के बजाय आप 10 नेबरहुड पॉलिसी के तहत 10-15 किलोमीटर का एक पेरिफेरी बनाएं और एक प्रखंड में अगर आप 2 या 3 बेहतर शिक्षण संस्थाओं को बना सकते हैं, वही आगे का रास्ता है। क्योंकि जो संसाधन है सरकार के पास वो 8000 विद्यालय के लिए है ही नहीं, ना वो पैसा। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अगर 8000 हर पंचायतों में जिस तरह की शिक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, वो अगर करना है तो आपको करीब 9.5 लाख शिक्षक चाहिए। उतना पैसा ना आपके पास है, ना उतने शिक्षक आपके पास है। तो जो शिक्षक हैं, जो सुविधाएं हैं, जो सरकार के पास पैसा है, उसमें सरकार को हम लोग की समस्या 1/3 2/3 की पॉलिसी अपनानी चाहिए। 1/3 नए शिक्षा व्यवस्था को बनाने, नए शिक्षण संस्थान को बनाने में लगाना चाहिए, 2/3 अभी एग्जिस्टिंग व्यवस्था के सपोर्ट में लगाना चाहिए। इसके अलावा सैकड़ों और बातें जो शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए की जा सकती हैं, लेकिन मोटे तौर पे जो सबसे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं सरकार को ये मानकर चलना पड़ेगा कि प्रखंड के स्तर पर कम से कम एक ऐसा विद्यालय बनाया जाए, 2 ऐसा विद्यालय बनाया जाए जो कि विश्व स्तरीय हो, जो गुणवत्ता के मामले में, सुविधाओं के मामलों में, पढ़ाई के आउटपुट के मामले में उच्च स्तरीय हो। तभी धीरे धीरे स्थिति सुधरेगी, वरना ये सुधरने वाला है नहीं। और सरकार की प्राथमिकता में कहीं न कहीं शिक्षा को सबसे ऊपर आना पड़ेगा। इसलिए कि बिहार जैसे राज्य में जहाँ 60% लोग भूमिहीन हैं, शिक्षा ही एकमात्र जरिया था जिससे आप गरीबी से बाहर निकल सकते थे। गरीबी से बाहर निकलने के 3 ही रास्ते हैं। या तो आप अपने आप को शिक्षित करके गरीबी से बाहर आ जाए, दूसरा आप खेती किसानी करके, अगर आपके पास जमीन है तो खेती किसानी करके आप गरीबी से निकल सकते हैं, तीसरा अगर आपके पास पूंजी हो तो आप पूंजी की मदद से व्यापार करके, उद्योग लगाकर रोजी रोजगार का व्यवस्था कर सकते हैं। बिहार में अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, ये तीनों दरवाजे बंद हैं। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो गई, खेती किसानी करने वाला जो आदमी है उसकी हालत मैं आपको बता ही रहा हूँ, और पूंजी इस गरीब राज्य में है नहीं। तो मिला जुलाकर जो आदमी भी गरीबी के कुचक्र में एक बार पड़ गया, तो जेनरेशनल पॉवर्टी खत्म नहीं हो रही है। मजदूर का बेटा मजदूर ही बन रहा है, क्योंकि शिक्षा है नहीं, कृषि है नहीं और उद्योग धंधे हैं नहीं। तो आप गरीबी से बाहर निकलिएगा कैसे? सर, मेरा कहना है, आपने कहा कि स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, शौचालय, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की समस्या, ठीक है ना, आप सुनते हो जी, सुनते हैं और अपना विचार भी रखते हैं जी। और लेकिन इसको सुधार करने में आपकी क्या भूमिका होगी? क्या पदयात्रा से ही सुधार हो जाएगा, या बिहार के लोगों के लिए जिसके लिए आप काम कर रहे हो, हाँ, उसके लिए आपकी भूमिका क्या सार्थक होगी कि लोग समझें कि प्रशांत किशोर जी ने 2000 किलोमीटर पूरे बिहार, पूर्वी चंपारण से लेकर के पूरे बिहार का दौरा किया, 5000 किलोमीटर, तो उसका फलाफल पदयात्रा आप कर रहे हैं ना, तो इसमें आप सार्थक भूमिका कैसे सुधरेगा? सही बात है, आपने अच्छा सवाल किया कि भाई पदयात्रा करने से, पैदल चल देने मात्र से तो चीजें ठीक नहीं होंगी। पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? पहले तो ये कि समाज की इन समस्याओं को निचले स्तर पर जाकर समझा जाए। अगर आप आज के किसी नेता से जाकर बिहार में बात करेंगे, चाहे वो शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, विधायक हो, MP हो, तो ये जितने मुद्दे मैं उठा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन इसकी गहराई में जाकर समझना कि अगर मैं पैदल चल रहा हूँ तभी ये समझ में आ रहा है कि भाई स्कूल तो है लेकिन वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ स्कूल नहीं है, दोनों है तो बच्चे नहीं है। तो पहला उद्देश्य यह है कि इन विषयों को गहराई से जाकर समझना। दूसरी जो बात है जो पदयात्रा के दौरान किया जा रहा है कि मैं हर पंचायत के विकास के लिए अगले 10 साल की एक योजना बनवा रहा हूँ। वो वहाँ की स्थानीय समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। तो जब पदयात्रा खत्म होगी तो लोग हर पंचायत में, बिहार के 8000 से ज़्यादा पंचायतों में लोग ये देख पाएंगे
कि उनके पंचायत के विकास के लिए अगले 10 साल की योजना क्या है। और विकास की योजना का मतलब समस्याओं का समाधान नहीं है। मान लीजिए कि किसी पंचायत में हम लोग गए, वहां पर सड़क बहुत बेहाल है, सड़क टूटी हुई है, तो ये जरूर हम लोग उसमें लिखेंगे कि उस सड़क को त्वरित प्राथमिकता के आधार पर बनाया जाए। लेकिन अगर वहां हर साल बाढ़ आता है तो जब तक बाढ़ की समस्या का निपटारा नहीं होगा तब तक वहां विकास नहीं हो सकता है। तो समस्याओं के समाधान के साथ साथ 3 विषयों पर विकास की योजना बनाना। पहला, उस पंचायत में बच्चों को शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा कैसे प्रोवाइड कराई जा सकती है। दूसरा, वहां पर जो खेती किसानी करने वाले लोग हैं उनकी आमदनी बढ़ाने का जरिया क्या हो सकता है। और तीसरा, क्या करने से पंचायत के स्तर पर हर पंचायत में 800, 500 से 1000 लोग नए रोजगार के अवसर बनाए जा सकते हैं। ये योजना हर पंचायत की मैं बनवा रहा हूँ ताकि इसको बनाकर जारी किया जा सके, लोग उसको देख सके, समझ सके कि उनके पंचायत में उन विकास के लिए किन समस्याओं के समाधान की बात हो रही है और विकास के इन 3 पहलू, शिक्षा, कृषि और रोजगार पर आगे की योजना क्या है। ये पदयात्रा का एक उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य जो कि उससे बड़ा है, ये सारी जो व्यवस्था है इसके जड़ में क्या बात है। इसके जड़ में बात है कि जो जनप्रतिनिधि चुनकर आ रहे हैं वो लोग सही नहीं आ रहे हैं। एक सही राजनीतिक व्यवस्था होगी तभी तो आप चाहे शिक्षा सुधारें या रोजगार सुधारें या सड़क बनाएं या उद्योग लगाएं। ये सब के लिए जरूरी है कि बिहार में सही जनप्रतिनिधि चुनकर आए। जब मैं जनप्रतिनिधि कह रहा हूं तो वो सिर्फ विधायक नहीं है, वो सिर्फ MP नहीं है। बिहार में 1,15,000 वार्ड सदस्य भी चुनकर आते हैं, 15,000 के आसपास पंचायत समिति में लोग चुनकर आते हैं, 8,500 के आसपास मुखिया, 8,500 सरपंच चुनकर आते हैं। तो ये जो पूरी पदयात्रा है वो ये प्रयास ये है कि समाज से सही लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए और उन लोगों को एक साथ मंच पर बैठाया जाए। सब लोग मिलकर तय करें कि दल बनाना है तो दल बनेगा, वो सारे लोग मिलकर दल बनाए। लेकिन अगर दल बने तो वो किसी व्यक्ति का ना हो, किसी परिवार का ना हो, किसी जाति विशेष का ना होकर उन सारे लोगों का हो जो कि इसको मिलकर बनाएं और इसको मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चलाएं। इसकी जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको करीब करीब 1,50,000 ऐसे जनप्रतिनिधि हैं बिहार में जिनको चुनकर आना है। तो आपको कम से कम 1,50,000 तो अच्छे आदमी चुनकर आने ही चाहिए। इतनी बड़ी संख्या में सही लोगों को ढूंढने का भी अभियान है पदयात्रा। तो बिहार तब सुधरेगा जब हजारों अच्छे लड़के वार्ड सदस्य चुनकर आएंगे, जब 5,000 6,000 अच्छे लोग मुखिया बनेंगे, 100-150 अच्छे आदमी विधायक बनेंगे, तब सुधरेगा। तो पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि समाज की मदद से अच्छे लोगों को ढूंढ कर निकाला जाए, उनके साथ एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें इस तरह के लोग न सिर्फ संगठन का काम करें बल्कि साथ साथ चुनाव अलग अलग स्तर पर अपनी क्षमता के अनुसार लड़े। और सही लोग जब चुनकर आएंगे तभी बिहार की स्थिति सुधरेगी। ये जड़ को मजबूत करने की बात है। अब आप ये कहेंगे कि अच्छे लोग हैं कहाँ, अच्छे लोग का मापदंड क्या है, तो उसको मैं रोज समझा रहा हूँ, बता भी रहा हूँ कि पहली जो बात है कि अगर आप 1000 में एक आदमी भी अच्छा है, अगर बिहार में 1000 में एक आदमी अच्छा है तो भी 2 लाख लोग हो गए। तो हमें तो इस पूरी पदयात्रा के दौरान 1000 में से एक अच्छा आदमी ढूंढ कर निकालना है और उसके बाद समाज को, और तीसरा प्रयास ये है कि समाज को ये समझाया जाए कि भाई आप जाति से, धर्म से ऊपर उठकर भारत, पाकिस्तान, चाइना इन मुद्दों को छोड़कर अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए सही लोगों का चुनाव करें। तो ये तीनों बात एक साथ कर रहे हैं, समाज को इस बात के लिए जागृत कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आप उठिए, जगिए, अपने और अपने बच्चों के लिए वोट कीजिए। फिर जनता की समस्या होती है कि भाई हमारे पास सही कोई ऑप्शन ही नहीं तो हम वोट किसको करें। तो वो ऑप्शन बनाना, ताकि अगर समाज से चुनकर 1.5-2 लाख अच्छे लोग आएंगे तो जनता जान गई और जनता को ये विकल्प मिल गया कि भाई अच्छे लोग कौन है जिनको वोट दे सकते हैं वो। और तीसरा, अगर ये लोग चुनकर आए तो उनके पास एक योजना हो, एक कार्य योजना हो कि वो इसको सुधारेंगे कैसे। ऐसा नहीं कि सही जनता जग गई, जनता ने सही लोगों को चुनकर भेज भी दिया, उनके पास कोई योजना ही नहीं है। तो इन तीनों बातों को समायोजित करने का प्रयास है पदयात्रा। समाज को बताया जाए कि ये आपकी जिम्मेवारी है। जिस बिहार को ज्यादातर राजनीतिक दल और नेताओं ने न सुधर पाने वाला राज्य मानकर छोड़ दिया है, उसको सिर्फ और सिर्फ बिहार की जनता ही सुधार सकती है। ये बात बताने का अभियान है। लोगों को जाकर सुबह से शाम तक यही बता रहे हैं। दूसरा, समाज में से अच्छे लोगों को चुनकर लाकर उनके साथ एक व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और तीसरा,
ये दोनों हो जाए तो ये सही तरीके से चले, इसके लिए कार्य योजना, विकास की कार्य योजना बना रहे हैं ताकि इन तीनों बात को समायोजित करके एक अच्छे और समृद्ध बिहार का निर्माण आने वाले 5-10 साल में किया जा सके। मेरा कहना है पदयात्रा का उद्देश्य यही हुआ ना कि पदयात्रा की जब आपकी समाप्ति होगी, अभी उसके बाद जो समस्याएं उसके निदान के लिए सत्ता के नजदीक या सत्ता तक पहुंचने का, बिल्कुल भाई, नई राजनीतिक व्यवस्था बनाना पहला उद्देश्य है, लेकिन नई राजनीतिक व्यवस्था कैसे बनाना है और क्यों बनाना है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। नई राजनीतिक व्यवस्था इसलिए नहीं बनाना है कि पटना में बैठ के विधायक एमपी का चुनाव लड़ना है। नई राजनीतिक व्यवस्था की जरूरत इसलिए है कि आपको लाखों लोग चाहिए जो चुन कर आए, क्योंकि बिहार की जो व्यवस्था है वो नीचे से ऊपर तक घुन लग गया है। अगर सारे मुखिया ठीक नहीं है, अगर वार्ड सदस्य अच्छा नहीं है, ब्लॉक समिति प्रमुख अच्छा नहीं है, जिला पार्षद अच्छे नहीं है, तो सिर्फ विधायकों के बदलने से, मुख्यमंत्री बदलने से तो नहीं सुधरेगा। और इतनी बड़ी संख्या में सही लोगों को चुनकर समाज से कैसे निकालेंगे आप? वो तो आपको नीचे जाना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था इतनी इस पे काई लग गया है वर्षों से कि जब तक आप नीचे जाएंगे नहीं तो सही लोगों से मुलाकात ही नहीं होगी। अगर मैं समझिए कि पटना में बैठ कर ये बिना पदयात्रा किसको करने की कोशिश करूंगा, तो मुझे तो वही लोग मिलेंगे जो पहले से नेतागिरी कर रहा है, चाहे किसी दल में हो, किसी प्लेटफॉर्म पे हो, उन्हीं के साथ ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। तो ये नए लोगों को, समाज को मत कर नए लोगों को निकाला जाए, उनके साथ एक व्यवस्था बनाई जाए, उनके साथ साथ समस्या को समझ के कार्य योजना भी बनाई जाए। वार्ड सदस्य के स्तर पर उसको पता हो कि हमारे वार्ड में क्या करना है, मुखिया बढ़िया आदमी चुनकर आए तो ये एक बात है, लेकिन उस मुखिया को ये जानकारी भी होनी चाहिए कि हमारे पंचायत में क्या करने से वो व्यवस्था सुधरेगी। सर, कहा गया है प्रशांत किशोर वह शख्सियत है। इससे जुड़ा हुआ सवाल, आपने बोला कि 3 जिलों में, राज्य के सभी जिलों में पदयात्रा करके हम अच्छे लोगों को चुनेंगे। अब तक 3 जिला में पदयात्रा हो चुका है, इसमें कितने लोगों को चयनित किया गया? देखिए, ये जो चयन की प्रक्रिया है वो ऐसी नहीं है कि मैं रोड पे चल रहा हूँ और किसी को इंटरव्यू लेकर उसको चयनित कर रहा हूँ। मैं रोज कहता हूँ कि सही लोगों की पहचान का एक ही तरीका है कि समाज को मत के, समाज के बीच बैठकर लोगों की बात से बात विचार करके उनसे वो लोगों का चयन किया जाए। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं 3 जिले में चल रहा हूं, लेकिन करीब 200 प्रखंडों में, बिहार के 200 प्रखंडों में ऐसे लोगों की चयन और उनको चिन्हित करने, उनको एक साथ लाने की प्रक्रिया चल रही है और बहुत बड़े स्तर पर चल रही है। बेतिया, पश्चिम चंपारण में करीब 15,000 ऐसे लोग निकाले जा चुके हैं जिनका पूरा प्रोफाइल बना प्रखंड के स्तर पर, जिनको समाज ने कहा कि नहीं ये बेहतर व्यक्ति है, या जिन लोगों ने ये कहा कि हम इस नई राजनीतिक व्यवस्था के संस्थापक सदस्य बनना चाहते हैं। ये प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया जो चल रही है, एक पदयात्रा के 3 महीने के अंदर, पदयात्रा जब मैं जिले में खत्म कर लेता हूँ उसके 3 महीने के अंदर आप देखेंगे कि आपके जिले में भी हर प्रखंड में ये समितियां, इन लोगों का नाम नंबर आपको मिलने लगेगा कि ये कौन लोग हैं जिनको चुनकर निकाला जा रहा है। कोई भी जब आप इस तरह की बड़े स्तर की का प्रयास कर रहे हैं तो ये संभव नहीं है कि 100 का 100 आदमी अच्छा हो, लेकिन प्रयास ये है कि आज की जो व्यवस्था है इसमें इतने गलत लोग हैं कि अगर कोई गलती से सही आदमी उसमें चला भी जाता है तो भी वो गलत बन जाता है या गलत ही उसको करना पड़ता है। प्रयास ये है कि इतने सही लोगों की व्यवस्था बनाई जाए ताकि उसमें अगर कोई 2, 4, 10 आदमी गलत आ भी जाए तो वो भी गलत न कर सके। तो प्रखंड के स्तर पर आप मान कर चलें करीब 1%, मतलब हम लोग का टारगेट ये है जो मैंने आपको कहा कि 100 में 1 आदमी तो जरूर समाज में अच्छा है, बेसिक सोच ये है, तो 1% हुआ। अगर आप 1% आदमी भी निकालेंगे जिले के स्तर पर तो आपके जिले शिवहर में जैसे 6-6.5 लाख का पॉपुलेशन है तो 6,500 लोग ऐसे जरूर होंगे जिनको हम लोग ढूंढ कर निकाल लेंगे। बेतिया में ये नंबर करीब 45,000 का है, पूर्वी चंपारण में ये नंबर 50,000 का है, और इसीलिए ये इतना लंबा समय लग रहा है। सिर्फ मैं पदयात्रा नहीं कर रहा हूँ, पदयात्रा अगर 3-4 हज़ार किलोमीटर चलना है वो तो 6 महीने में चला जा सकता है। मैं इसके लिए 1.5 साल क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि जब मैं चल रहा हूँ तो मैं समाज से मिल भी रहा हूँ, समाज में समय बिता रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, लोगों के विषय में समझने का प्रयास कर रहा हूँ, ये योजना बनवा रहा हूँ। तो इसीलिए इस काम को करने में 1 साल लगे, 1.5 साल लगे, लेकिन इसको स्थिर होकर करना ही उपाय है, दूसरा कोई रास्ता है नहीं। एक बोले आप जो योजना बनवा रहे हैं पंचायतों की, जी, शिवहर राज्य बिहार का सबसे पिछड़ा जिला है जी, यहाँ प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है। आपने बताया ODF बिहार का सबसे पहला ODF जिला बना घोषित है। भाई आप पत्रकार है, ODF कितना है आप गाँव में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आप तो गाँव में जा रहे हैं, तो हम लोग देखिए हम तो गाड़ी से नहीं चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर से नहीं चल रहे हैं। जब हम पैदल चल रहे हैं
तो रोड के दोनों किनारे अगर शौच खुले में पड़ा हुआ है तो आप ओडीएफ का कितना भी सर्टिफिकेट बांट ले, यही तो पदयात्रा का फायदा है। बिहार का पहला ओडीएफ जिला है, दूसरा डेंसिटी के मामले में बिहार में सबसे अधिक यहाँ डेंसिटी है जी। तो ऐसे जिलों के विकास के लिए कई अलग से योजना बनेगी? नहीं, देख, मैं पंचायत के स्तर की योजना अभी बनवा रहा हूं और बिहार के समुचित विकास के लिए अगर आप पदयात्रा का उद्देश्य देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि 10 साल में बिहार को देश के अग्रणी टॉप 10 राज्यों में शामिल करने के लिए एक योजना बने, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास, शहरीकरण ऐसे कृषि जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर एक विजन डॉक्यूमेंट जारी करेंगे, ताकि आप देख पाएंगे कि बिहार की कृषि पंजाब के कृषि के मुकाबले अगले 10 साल में कैसे पहुंचेगी। इन बातों को एक दिन में नहीं किया जा सकता है। मैं यहाँ के राजनेताओं की तरफ बेवकूफ़ी वाली बात कि मैं आऊँगा तो कल बिहार को नंबर 1 बना दूंगा, ये संभव नहीं है। जो राज्य आज देश में नंबर 1 है, जस्ट आपको एक उदाहरण देता हूँ, वहाँ प्रति व्यक्ति आय है 2 लाख रुपए और बिहार में प्रति व्यक्ति आय है 35,000 रुपए। प्रति व्यक्ति आय 15,000। मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो 35,000 को किस दर से आप बढ़ाएंगे कि वो 2 लाख हो जाएगा 1 साल में या 5 साल में? तो जो नेता इस तरह की बात करते हैं, ना उनको समझ है, ना वो समझना कुछ चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश बिहार में राजनीति का इतना स्तर नीचे गिर गया है कि यहाँ शर्ट के ऊपर गंजी पहनने को ही जमीनी राजनीति मानी जाती है। आप इसको अदरवाइज न लें, पत्रकार भी वही सवाल करते हैं, नेता भी वही बात करते हैं। जैसे मैं आपको एक और उदाहरण देता हूँ। यहाँ हम लोग ज़्यादातर बात करते हैं उद्योग धंधों की। भाई बिहार में तो उद्योग धंधे है नहीं, जिससे बात कीजिए तो वो चीनी मिल की बात करेगा, कोई मोटर फैक्ट्री की बात करेगा, कोई रेल चक्का का फैक्ट्री की बात करेगा। लेकिन राज्यों में उद्योगों के लगने के लिए, व्यापार के बढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? एक, ऐसे लोग जिनके पास स्किल हो रोजगार करने का, तो स्किल ट्रेनिंग की पूरे राज्य में कोई व्यवस्था है नहीं। दूसरा, लोग इंटरप्रेन्योरियल हो नेचर में। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह पूंजी की उपलब्धता। आपके पास पूंजी होना चाहिए। मान लीजिए कि आप एक बार्बर हैं, आप बाल काटना आपको स्किल है, आप बाल काट सकते हैं। अगर आपके पास पूंजी होगा तो आप सैलून लगा कर चले काम करेंगे। आप एक छोटे मोटे व्यापारी हो गए, उद्योग लगा लिया आपने, 4 लोगों को एम्प्लॉय करेंगे। अगर आपके पास पूंजी न हो तो आप कहीं दिल्ली के सैलून में जाकर लेबर के तौर पर काम करेंगे। अब बिहार में जो उद्योगों का नहीं लगना है, व्यापार के नहीं बढ़ने के पीछे जो सबसे बड़ी कारण है वो पूंजी की अनुपलब्धता है। मैं इस पर ना कहीं कोई चर्चा होती है, ना कोई सवाल पूछा जाता है। इस बात को अगर आप गहराई से समझना चाहते हैं तो मैं एक आपको आंकड़ा दे रहा हूं। पूरे देश में क्रेडिट डिपॉजिट एक रेशियो है जो बैंकों के ऋण देने के को दिखाता है। जितना पैसा आप, और सीडी रेशियो, जितना पैसा हम और आप जनता बैंकों में रखती है, उसका एक बड़ा पोर्शन, उसका एक बड़ा हिस्सा बैंक ऋण के तौर पर लोगों को देते हैं ताकि व्यापार को बढ़ाया जा सके। यही उनका बिजनेस मॉडल भी है जी। तो पूरे देश में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है करीब 72%, 72%। मतलब अगर बैंक में 100 रुपया जमा हुआ देश के स्तर पे, तो उसमें से 72 रुपए लोगों को ऋण के तौर पर मिला। जो अच्छे राज्य हैं, जो फल फूल रहे हैं, विकसित राज्य हैं, तमिलनाडु में ये रेशियो 100 से ज्यादा है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्रा, गुजरात में ये रेशियो 90 से ऊपर है। बिहार में ये रेशियो है 40%। अब इसका असर क्या हो रहा है मैं आपको ये बता रहा हूँ। मैं आपको बता दूं, शिवहर में 52% है, जो बिहार में सबसे अधिक माना है। मैं आपको बता रहा हूँ इसका असर क्या है वो आप समझिए। पिछले साल बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में 4,21,000 करोड़ रुपए जमा किए और 40% अगर सीडी रेशियो है तो इसका मतलब है कि करीब करीब 1,61,000 रुपया ऋण के तौर पर लोगों को मिला। अगर राष्ट्रीय औसत के हिसाब से 72% भी ऋण मिला होता तो बिहार की जनता को पिछले 1 साल में 1,25,000 करोड़ रुपया अलग अलग काम करने के लिए ऋण ज्यादा मिला होता। अगर आप अच्छे राज्यों की तुलना करें तो करीब 2-2.25 लाख करोड़ रुपया और मिलना चाहिए था। अब जरा आप अंदाजा लगाइए कि पिछले 17 साल या 30 साल में लालू नीतीश के राज में अगर हर साल 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख करोड़ रुपया बैंकों के माध्यम से दूसरे राज्यों में जा रहा है तो बिहार की में से 40-50 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों का उन राज्यों में जा रहा है जहां पर उस पैसे का उपयोग करके लोग व्यापार कर रहे हैं। और हम लोग के बच्चे, बिहार के लड़के जाकर उन्हीं व्यापारिक संस्थाओं में मजदूरी का काम कर रहे हैं। लालू जी के राज में, मैं आपको यह आंकड़ा फिर से दे रहा हूं, 1991 में बिहार में सीडी रेशियो था 38%। जब लालू जी मुख्यमंत्री बने
जब लालू जी मुख्यमंत्री से हटे तो पूरा कालखंड जंगल राज का सीडी रेशियो 38 से घटकर हो गया 24%। इतना नीचे चला गया, वो 24% चला। तो 100 रुपए बैंक में आप जमा कीजिएगा, 24 रुपए ऋण मिलेगा, 75 रुपए दूसरे राज्य में जाएगा। नीतीश कुमार के 17 साल के कालखंड में वो 25 से बढ़कर फिर 40 हो गया। तो इफेक्टिवली बिहार आज वही खड़ा है जहां हम लोग 1991 में खड़े थे। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 30-40 लाख करोड़ रुपया बिहार के लोगों को व्यापार करने के लिए उपलब्ध होता तो कितनी बड़ी राशि, कितने लोग आज सैलून चला रहे होते, कोई रेडीमेड का कारोबार कर रहा होता, कोई यूट्यूब चला रहा होता, कोई टैक्सी चला रहा होता, कोई दुकान लगा रहा होता, कोई छोटा मोटा उद्योग कर रहा होता। इस पर कहीं कोई चर्चा आपने अगर बिहार में सुनी हो तो हमको बता दीजिए। पूरे सालों ना कोई विधानसभा में चर्चा होती है, ना कोई पत्रकार सवाल करता है, फिनांस मिनिस्टर वगैरह भी ना कभी इस पर कोई बात करते हैं। यहाँ तो एक ही बात है, भैया उद्योग नहीं है, उद्योग नहीं है, उद्योग नहीं है तो चीनी मिल चालू करा दीजिए। एक अगर चीनी मिल चालू हो जाए उसका फायदा है, होना चाहिए, लेकिन चीनी मिल चालू होने से 10,000 लोगों को नौकरी रोजगार मिल सकता है, वहां 50,000 किसानों को फायदा हो सकता है। लेकिन अगर आप 1 लाख 2 लाख करोड़ रुपया पैसा यहाँ से ऋण के तौर पर यहाँ अवेलेबल करा दे तो उससे कितने हजार बच्चों को नए रोजगार के साधन मिलेंगे। उससे लोग, इसीलिए आपको पूरे बिहार के लोग हर जगह मजदूरी करते मिलते हैं। आपके पास ऋण है ही नहीं, आपके पास पूंजी है ही नहीं। बिहार एकमात्र राज्य है जहां होम लोन देने के लिए बैंक घूस का पैसा ले रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में होम लोन देने के लिए बैंक पैसा खर्च करके प्रचार कर रहे हैं कि भाई आइए हमसे उचित ऋण पर, उचित ब्याज दर पर हमसे होम लोन लीजिए आप। और हम टीवी में देखते हैं, क्योंकि वो बैंकों के लिए धंधा है, उनका काम है, बिजनेस है कि ऋण देना। बिहार एकमात्र ऐसा राज्य है जहां होम लोन देने के लिए बैंक के अधिकारी या बिचौलिए पैसा ले रहे हैं। तो ये तो स्थिति यहाँ पे। तो आप यहाँ घर कैसे बनाएंगे, उद्योग कैसे लगाएंगे? आप यूट्यूबर हैं, मान लीजिए यहाँ पर बच्चे यूट्यूबर से, आप जाकर बैंक से 1 लाख रुपए ऋण लेके दिखा दीजिए। लेकिन अगर वो ऋण की उपलब्धता होती तो जो यूट्यूबर है वो बड़े स्तर पर इसको करता। आज एक आदमी काम कर रहा हो, 5 आदमी के साथ काम कर रहा होता। तो पूंजी की अनुपलब्धता, इसका जो सबसे बड़ा जरिया है बैंक, बैंकों के माध्यम से पैसा यहाँ उपलब्ध न होना और यहाँ के लोगों का पैसा दूसरे राज्यों में शिफ्ट करना, बिहार में उद्योग धंधे व्यापार का न होने के पीछे सबसे बड़ा कारण है। और इसकी सबसे दुखद बात है कि इसकी चर्चा कोई कहीं नहीं करता है। सर, कल संसद में इसी बात पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल संसद में केंद्रीय रेल बैठियों को बोला ना, सुना नहीं, हमको रिकॉर्ड कर। कल केंद्रीय रेल मंत्री ने कहा कि इनका बस चले तो ये पूरे देश को बिहार बना दे। देखिए, ये बिहार के प्रति जो दुर्भावना है लोगों के मन में, जो शब्द है बिहारी में, तो रोज ये मन से कहता हूं, ये शब्द ही गाली बन गया है। और ये यहाँ की कुव्यवस्था और दशकों के जो पिछड़ापन, दशकों का जो पिछड़ापन है उसको दर्शाता है। और कहीं ना कहीं इसके लिए हम और आप दोषी हैं। जब हम लोग अपने विकास के लिए नहीं, अपने बच्चों के विकास के लिए वोट न देकर, वोट देते हैं पुलवामा के नाम पर, वोट देते हैं किसी दूसरे राज्य के नेता को, अपनी चिंता नहीं करते हैं, तो यही आपको देखना पड़ेगा। उन्होंने संसद में ये बात कही तो आपको और हमको पता चली, लेकिन बिहार के लोगों को तो हर दिन ये गाली सुननी है। जो लोग बिहार के बाहर जाके काम करते हैं उनको लोग कहते हैं कि बिहारी मतलब बेवकूफ, बिहारी मतलब अनपढ़, बिहारी मतलब मजदूर। बिहार जो शब्द ही है वो गाली है, बिहारी शब्द ही गाली है। और न यहाँ की सरकारों को इस पर कोई फर्क पड़ता है और न यहाँ के लोग उसके लिए जागृत हो रहे। जो पूरी पद यात्रा में आप मेरी हर मीटिंग में देख लीजिए, मैं लोगों को ये कह रहा हूँ कि ये मिट्टी जो है, बिहार जो है, ये ज्ञान की भूमि रही है। देवताओं को भी आकर यहाँ ज्ञान मिला है। लेकिन आज यहाँ की व्यवस्था, या यूं कहिए यहाँ की कुव्यवस्था और यहाँ के नेताओं ने इस पूरे जमीन को, इस पूरे राज्य को मजदूर बनाने का फैक्ट्री बना दिया है, उपहास का विषय बना दिया है। यहाँ के जो नेता हैं वो शर्ट के ऊपर गंजी पहनकर, बेवकूफ़ी भरे वक्तव्य देकर और नासमझी की बात कहकर खुद का मजाक बनाते हैं, अपने लिए राजनीतिक रोटी सेकते हैं, बिना ये समझे हुए कि इससे बिहार राज्य का, बिहार राज्य के लोगों का कितना बड़ा मजाक हो रहा है। जिस रेल मंत्री ने ये बात कही है उसको ये समझना चाहिए कि आपके जो सांसद वहां बैठे हुए हैं उसमें बिहार की जनता ने 39 एमपी, 40 में से 39 एमपी बिहार से जिताकर भेजा है। और अगर बिहार के लोग ये एमपी न भेजे 40, तो दिल्ली में सरकार बनना और चलना मुश्किल हो जाएगा।
तो ये तो उनकी व्यक्तिगत जो उनकी सोच है वो दर्शाता है, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा अपने आप को दोषी मानता हूं, बिहार के लोगों को दोषी मानता हूं कि हम लोगों ने स्वयं को उपहास का पात्र बना लिया है और हम लोग को इसका असर नहीं पड़ता है। ये समय है कि लोग यहाँ जगें, इन बातों का संज्ञान लें कि कोई व्यक्ति की आगे भविष्य में कोई नेता, कोई व्यक्ति हम लोग का उपहास न उड़ा सके। क्या उनको माफी मांगना चाहिए? अरे मांगे या ना मांगे उससे क्या, मैं आप फिर बार बार वही बात कर रहे हैं, आप उसका राजनीतिकरण करना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सुबह से शाम तक जो हजारों बिहार के लोग बाहर काम कर रहे हैं वो रोज गाली सुन रहे हैं, उसके लिए तो आप कुछ आवाज उठा नहीं रहे हैं। वो आदमी मूर्ख है जो अगर संसद में खड़े होकर कह रहा है, वो दिखाता है कि आप यहाँ से जीत कर गए हैं। आपके प्रधानमंत्री यहाँ आते हैं तो प्रणाम करते हैं लोगों को मीठी मीठी बात करके वोट लेते हैं और फिर उसी बिहार को आप का उपहास कर रहे हैं। तो ये तो आपकी मानसिकता को दिखाता है। लेकिन मेरी चिंता ये नहीं है कि रेल मंत्री क्या कह रहे हैं, मेरी चिंता ये है कि बिहार इतना सुंदर होना चाहिए कि कोई उपहास न उड़ा सके। चिंता की बात वो है। अगर हम लोग मजदूर हैं तो लोग तो मजदूर ही कहेगा ना हम लोग को। सर एक आखिरी सवाल, 2 दिन पहले एक स्ट्रिंग ऑपरेशन आया था, जिसमें उप मुख्यमंत्री को शराब पीने की बात कही गई थी तेजस्वी यादव। क्या उप मुख्यमंत्री को राजद के नेता ने ही कहा था कि ये शराब पीते हैं? स्ट्रिंग ऑपरेशन भाई मैंने स्टिंग ऑपरेशन देखा नहीं है, ना मैं स्टिंग ऑपरेशन पे कमेंट करता हूं, लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि कौन पीता है कौन नहीं पीता है ये तो नीतीश कुमार जाने, उनकी सरकार जाने। मैं इतना जानता हूं कि बिहार के में शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है। हर गांव में लोग बता रहे हैं और ये मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं, मैं सबसे ज्यादा गाँव में तो मैं ही घूम रहा हूँ। हर गांव में मैं लोगों से मन से पूछता हूँ, हर लोग बता रहा है कि होम डिलीवरी हो रहा है। मैं जब पैदल भी चलता हूँ तो अगल बगल जो लोग मिलते हैं उनके नाक से उनके मुंह से ये बात आ रही है, सब लोग शराब पी रहे हैं। और आप तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, किसने किया नहीं किया मुझे नहीं मालूम है, लेकिन नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बैठे सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो शराब का सेवन करते ही है। इसमें दिक्कत, बहुत बड़ी आरोप है सर। इसमें क्या आरोप है? सीधा बता रहे, मैं कोई डरता थोड़ी ना। आरोप क्या है? बड़ी या छोटी आरोप कुछ नहीं है, मैं आपको सीधा कह रहा हूँ। पहले भी कहा हुआ है पत्रकारों को, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द काम करने वाले बहुतेरे अफसर ऐसे हैं जो शराब का सेवन करते हैं, उनकी जानकारी में है, उनके मंत्री पीते हैं। इसमें नई बात क्या है? पूरा बिहार ही पी रहा है। अगर कोई शराब पी नहीं रहा है तो आखिर 70 बेगुना लोगों की छपरा में मौत कैसे हुई? नीतीश कुमार के भाषण देने से थोड़ी ना रुक जाएगा। हर गांव में मैं जा रहा हूँ, नीतीश कुमार के मंत्री उनके विधायक कहाँ जा रहे हैं? मैं तो 80 दिन से घर परिवार छोड़कर हर दिन गांव में ही बैठा हुआ हूँ। कोई गांव नहीं मिला जहां लोगों ने कहा कि यहाँ शराबबंदी लागू है। मुझे किसी के सर्टिफिकेट और समीक्षा बैठक की थोड़ी जरूरत है। शराबबंदी के पक्ष में है? बिल्कुल विरोध में है। मैं एकमात्र आदमी हूं जो बिहार में सबसे पहले चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने कल परसों जो नीतीश कुमार ने विधानसभा में फिर उन्होंने गांधी जी का उल्लेख किया है, मैं फिर आपको खुले से चैलेंज कर रहा हूं, नीतीश कुमार जी अगर आप गांधी को एक लाइन भी जानते हैं तो जरा दिखा दीजिए वो लाइन जहां महात्मा गांधी ने ये कहा है कि सरकार को शराबबंदी लागू कराना चाहिए। नीतीश कुमार जी जैसे ढोंग समाजवाद का कर रहे हैं उसी तरह गांधीवादी बनने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी जी ने कहीं पर भी सरकार के द्वारा शराबबंदी की बात नहीं कही है। गांधी जी ने समाज के स्तर पर शराब की बुराइयों के विषय में लोगों को जागृत करना, उनको ये बताना कि वो शराब न पिए, इसकी बात कही है। नीतीश कुमार अपने सुविधा के अनुसार गांधी जी का इस्तेमाल कर लेते हैं। जब सुविधा होती है तो भाजपा के साथ बैठ जाते हैं, अगले दिन फिर गांधीवादी बन जाते हैं, तीसरे दिन फिर समाजवादी बन जाते हैं। कहीं महात्मा गांधी ने ये बात नहीं कही है, और अगर कही है तो मुझे वो दिखा दे। मैं भी पिछले 2-3 साल से इस बात का मैंने अध्ययन कराया है। महात्मा गांधी ने कहीं पर भी सरकार के द्वारा शराबबंदी लागू करने की बात नहीं कही है। जहां तक बिहार का सवाल है, मैं बिल्कुल शराबबंदी के विरोध में हूं, भाजपा की तरह नहीं जो कल तक सरकार में बैठ के शराबबंदी का मदद के पक्ष में थे और आज हल्ला मचा रहे हैं। यही हाल तेजस्वी यादव का है। कल तक उनको शराब माफिया पूरे बिहार में दिख रहा था, आज बगल में बैठ के नीतीश कुमार के साथ गाना गा रहे हैं। मैं शराबबंदी के विरोध में हूं क्योंकि ये पहली बात जमीन पर लागू नहीं है, लागू हो नहीं सकती है। दूसरी बात, इसके लागू होने से बिहार के लोगों को 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल का राजस्व का नुकसान हो रहा है, और ये पैसा शराबबंदी लागू होने से पूरे बिहार में अपने शराब माफिया पैदा कर दिया जो हजारों करोड़ रुपया अवैध शराब के कारोबार से ले रहे हैं। पूरा प्रशासन पंगु हो गया क्योंकि प्रशासन जो है वो अपना रूटीन काम छोड़ करके वो लगा हुआ है शराबबंदी को लागू करने में या शराबबंदी से उगाही करने में। तो
तो ये सारे मानकों पर शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है। बिहार में बिल्कुल शराबबंदी फेल है। दूसरे कई राज्यों में शराबबंदी के प्रयोग किए गए हैं, हर जगह लोगों ने अनुभव किया कि ये नहीं लागू हो पा रहा है, इसका कोई फायदा नहीं है, और उन राज्यों ने शराबबंदी को वापस लिया। ये नीतीश कुमार का अहंकार है, उनकी मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं एक जिद है कि राज्य चाहे जितने रसातल में चला जाए अब पीछे हट नहीं सकते। सच्चाई यह है कि उनकी हालत सांप सुंदर की है। अब ना ये उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। खड़े होकर बड़ा बड़ा भाषण दे दिए, अब ये स्वीकार करने को उनकी ताकत उनकी है नहीं कि स्वीकार करें कि भैया ये लागू नहीं हुआ। लेकिन राज्य के मुखिया के तौर पर, लोकतांत्रिक लीडर होने के तौर पर उनको समझना चाहिए कि ये योजना उनकी फेल है, इसकी समीक्षा करनी चाहिए, इसको वापस लेना चाहिए और शराब को नियंत्रित तरीके से एक बेसिक पैरामीटर सेट करके किन जगहों पर किस तरह से शराब बिके वो व्यवस्था करके आप इसको इससे अलग बढ़िए। बिहार की जो समस्या है वो शिक्षा है, वो चिकित्सा है, वो उद्योग है, लोगों का रोजगार है। 24 घंटा शराबबंदी पर बात करते रहने से बिहार का विकास नहीं होने वाला है, लोगों का भला नहीं होने वाला है। और जिन महिलाओं की के नाम पर ये शराबबंदी लागू कर रहे हैं, मुझे हर दिन मैं कम से कम 20 वीडियो जारी कर सकता हूं। हर दिन महिलाएं मिलती हैं जो बताती हैं कि सबसे ज्यादा प्रताड़ित तो गरीब महिलाएं इससे हैं। पुलिस उनके घर में घुसकर मारपीट कर रही है, पुलिस उनके पुरुषों को पकड़ कर ले जा रही है। जब जिन पर FIR हो गया, जो लोग केस जिन पर हो गया, वो महिलाएं दौड़ रही है, वकील का चक्कर लगा रही है, थाने का चक्कर लगा रही है। कोई बड़ा आदमी तो पकड़ा नहीं गया है। लाख लोगों से ज्यादा पर FIR अभी शराबबंदी के अंदर केस है। आप जरा उसका लिस्ट निकाल कर दिखा दिए, उसमें 5 आदमी भी कोई करोड़पति हो, ज्यादा लोग तो सब गरीब लोग उसमें पकड़े गए। नीतीश कुमार क्या बात करेंगे, उनको कुछ पता है? वो बैठे हुए हैं, जो अधिकारी उनको बता रहा है उसी को सच मानकर गाना गा रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार कह रही है कि शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध का ग्राफ घट गया है। अपराध का ग्राफ घटा है, आप जाके आंकड़ा देख लीजिए, NCARB का डेटा उठाकर देख लीजिए। हर मामले में इवन जो महिलाओं के प्रति महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो भी बिहार में बढ़ा है। जो SC ST समाज है उसमें भी अपराध का आंकड़ा बढ़ा है और पिछले 5 साल से लगातार बढ़ रहा है। तो किस आंकड़े की बात नीतीश कुमार कर रहे हैं? किसी ने कहा कि यहाँ पर एक सर्वे हुआ है, तो जो सर्वे उन्होंने कराया उस सर्वे की रिपोर्ट को जारी करना चाहिए, उस एजेंसी का नाम जारी करना चाहिए, उसका सैंपल साइज जारी करना चाहिए ताकि हम लोग उसको देख सके, समझ सके। हम लोगों ने भी तो कुछ थोड़ी बहुत पढ़ाई की है। मान लीजिए हम इंजीनियर नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार बिहार के पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन एकमात्र पढ़े लिखे व्यक्ति नहीं है। बिहार में दूसरे लोग भी पढ़े लिखे हैं, उनको भी आंकड़े समझ में आते हैं, डेटा समझ में आता है। तो अगर सरकार के पास कोई आंकड़ा ऐसा है जो शराबबंदी के फायदे को कानून व्यवस्था के हिसाब से या आर्थिक मामलों में या सामाजिक विषयों पर दिखाता है, दर्शाता है, तो सरकार को वो आंकड़े, वो रिपोर्ट जारी करना चाहिए ताकि पब्लिक उसको देख सके, हम लोग उसको समझ सके। जिस दिन वो जारी करेंगे अगले दिन मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको बता दूंगा। आपके